हिंदी फिल्मों के स्टार्स जब सिल्वर स्क्रीन पर खूबसूरत गाने पे दर्शाए जाते हैं तो उनके लिए कौन प्लेबैक या पार्श्व गायन कर रहे हैं ये पहले हमारे लिए समझना आसान था, क्योंकि कुछ पार्श्व गायक जिनकी आवाज हमारे जहन में समा गई थी, उन गायक या गायिकाओं की आवाज से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते थे, चाहे वो सैगल साहब हो, रफी साहब हो, लता जी या आशा जी, या फिर हम सब के प्यारे किशोर दा। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम। फिल्मों का वो दौर जहाँ एक हीरो या हीरोइन को हम उनके पार्श्व गाने वाली आवाज से बखूबी पहचान पाते थे, उस दौर में एक बेहद अलग खुद की पहचान बनाने वाली आवाज जिसमें हमेशा ही मुस्कुराहट थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई थी। हालांकि उनके बेटे की आवाज कभी कभी उनके जैसे ही लगती है, पर फिर भी इस फंकार की आवाज की खनक और एक यूनिक स्टाइल सिर्फ उनका ही है। मेरे सबसे फेवरेट सिंगर उदित नारायण, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। मधुरिमा जी, आपको नमस्कार और 92.7 बिग एफएम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संगीत भरा नमस्कार। जिस गाने से आपकी शोहरत की शुरुआत हुई, पापा कहते हैं जी, वो गाना आज आपका बेटा आदित्य भी स्टेज पे गाता है और वो खुद बतौर एज अ हीरो, एज अ सिंगर इंट्रोड्यूस हुए हैं। कैसा लगता है? किसको खुशी नहीं होगा। देखिए, कोई भी मदर फादर हो, उनका बच्चा कुछ बने, कुछ करे, उनका सपना होता है। अपने आंखों के सामने अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा नाम करते हैं, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और आशीर्वाद है कि आदित्य भी अच्छा कर रहा है। जब आप परफॉर्म करते हैं, आपको कभी फरमाइश है कि सर आप आदित्य का गाना गाइए? मैं गाता हूँ। राम जी की चाल देखो, आंखों में मजाल देखो, दिल को तू संभाल देखो, दिल को तू संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, हो देखो, हो देखो, देखो देखो, ततड़ 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 ततड़। बड़ा अच्छा लगता है। आप इतने कामयाब है, आवाज जो है एक अलग, उसकी एक पहचान है। तो आदित्य को मेहनत करनी पड़ी या थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो उदित नारायण के बेटे हैं। जी, गुड डीड बोलते हैं ना, गुड डीड, बैड डीड। कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है किसी भी फील्ड में जिसमें नाम, शोहरत, पैसे भी हों, तो वो एक अच्छा कर्म का फल है, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे फादर किसान थे। जब मैं छोटे छोटे गांव में मेले में गाया करता था, फिर स्कूल ज्वाइन किया तो उसमें गाया, फिर कॉलेज में गया तो वहाँ कहीं पे भी मेला लगता था तो मेरे बड़े भाई मुझे कंधे पे बिठा लेते थे, बोलते वहाँ मेला लगी है, ठंड। मैं बोलता था कि भाई साहब ठंड बहुत है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले यार सुंदर सुंदर बाय आएगी वहाँ मेले में, तुमको प्यार करेगी वो लोग, क्योंकि वो स्टेज पे उस टाइम में एक अलग सोफिस्टिकेटेड वाली बात होती थी। तो वो छोटा था तो एक अट्रैक्टिव बच्चा भी था मैं। मेरे भाई कहते थे कि ये लड़का गाता है तो इसको गवाइए आप। तो वो लोग बोलते अरे बड़ा हैंडसम लड़का है ये, इसको बुलाओ उसको अंदर में। तो ग्रीन रूम मतलब वहाँ पर्दे से बनाया होता था, तो वहाँ ले जाते थे और तो मैं गाना गाता था तो बड़े खुश होते थे वो लोग। आपको याद है आप उस टाइम क्या गाना गाते थे? नेपाली गाना कि हिंदी गाना ही गाते? नहीं, मैं हिंदी गाया था। लग जा गले दिल रुबा, कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग ये सब गाना गाया करता था। जी जी जी, भजन वगैरह भी गाया था। सुन 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 पैन भरनी गे, कनी घुरियो के ताक, हट चल छोड़ा बटोहिया रे, बड़ा भैले चलाक। तो ये सब फोक वगैरह गाया करता था मैं। उदित जी भारत और नेपाल के बीच बसे एक छोटी सी गांव मैथिली में जन्मे। खूबसूरत वादियों में कैसे बीता इनका बचपन, जानते हैं? कुछ पन्ने जिंदगी के। आई डिड माई SSC फ्रॉम बिहार और मेरी एक सिस्टर थी, मिश्रा फैमिली में शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुमको मैं पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने अपने घर में रख के मुझे मेडल पास करवाई थी। अच्छा। और उसके बाद जब मैं SSC में गया तो भी मेरी सिस्टर चावल भेजती थी, हॉस्टल में सब्जियां भेजती थी, पैसे भी भेजती थी कि
इसको तकलीफ ना हो। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक पास की वहाँ बिहार से। फिर कोई रास्ता नहीं था तो फिर वहाँ से मैं काठमांडू रेडियो स्टेशन चला गया। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ। बेसिकली वी आर फ्रॉम बॉर्डर्स, इंडो नेपाल बॉर्डर्स। हम लोग झा लोग हैं, हमारे प्रकाश झा डायरेक्टर है ना, तो वो भी बॉर्डर के ही हैं, बेतिया के हैं। गंगा रिवर की बहन कहते हैं कोशी रिवर। तो कोशी रिवर बीच में है, कोशी रिवर के उस साइड बिहार आता है, कोशी रिवर के इस साइड नेपाल आता है। दैट इज कॉल्ड मिथिला नगरी। वी आर मैथिलीज एंड यू कैन फाइंड मैथिलीज बिटवीन बॉर्डर ऑफ बिहार एंड नेपाल। इसलिए हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर बोलते हैं। तो मेरे पिताजी, फादर, ग्रैंडफादर सब वगैरह नेपाल की भूमि में पैदा हुए। और मेरी माँ बताती हैं कि जब कोशी रिवर में बहुत बाढ़ आई थी तो वहाँ हम लोग के सब खत्म हो गए थे मिथिला में। तो मेरे मदर और मेरे फादर भाग के सब लोग वहाँ शरण लिया था मेरे मामा के घर में, और वहाँ मैं पैदा हुआ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिर काठमांडू रेडियो स्टेशन चला गया। हाँ जी। मंत्री जी वगैरह जान पहचान के थे। हाँ जी। तो उनके यहाँ उनकी बेटी की शादी थी गाँव में। तो उन्होंने मेरा गाना सुना और कहा कि मैं मंत्री हूँ, तुम आ जाओ, तुम्हें रेडियो स्टेशन में काम दिला दूंगा। तो मैं वहाँ गया तो मुझे रेडियो स्टेशन काठमांडू में 100 रुपये की नौकरी मिल गई। अच्छा। आज से 25 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि उस कैपिटल ऑफ नेपाल में हम वो 100 रुपया से अपनी जिंदगी चला लेंगे। बहुत ही मुश्किल था। मेरे घर भी नहीं थे काठमांडू में, खाना पीना मतलब काफी प्रॉब्लम थी मुझे। कई बार रेडियो स्टेशन में सो जाया करता था। अच्छा। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पैसा हो नहीं पाता था। तो रात को मैंने कॉलेज भी वहीं से की, काठमांडू से। और रात को फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को मैं 5 स्टार होटल में जाके गाना गाया करता था। अच्छा। तो मुझे उससे 100-200 रुपये की और इनकम ज्यादा हो जाती थी। तो इस तरह से मैंने वहाँ 8 साल 9 साल निकाले मैंने। मुझे याद है बचपन में हम लोग, जब आपने शुरुआत की थी तब एक बार हम काठमांडू गए थे। जी जी। जिस होटल में थे, मुझे भी होटल का ना शंग्रीला करेक्ट, राइट। आप वहाँ गाते थे? जी जी। हम लोग क्योंकि वहाँ रुके थे, उसके नीचे एक बहुत बड़ा कसिनो वगैरह सब है, और सॉल्टी भी थी। हाँ, सॉल्टी वहाँ गाता था। करेक्ट, बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे और हमें बताया गया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे सिंगर है, अब वो बम्बई में बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। वो यहाँ गाते थे, उदित नारायण जी, जिनके बारे में हमने तब सुना। मैं आज उनसे बात कर रही हूँ, हम कनेक्टेड है। अभी आपसे एक्चुअली बात करते हुए मुझे वो बात याद फ्लैशबैक में चले गए। हाँ, तो मुझे अभी एक ना गूज़बम्स आने शुरू हो गए। आपको बताता हूँ, उस दरमियान में इंडियन एम्बेसी है वहाँ। दिवाली में, दशहरे में, कृष्ण जी के जन्मदिन पे, ईद पे वहाँ फंक्शन हुआ करता है। उस फंक्शन के लिए मेरे कई दोस्त लोग बोले वहाँ चलो, एम्बेसडर सुनेंगे तुम्हारे गाने, वहाँ के तमाम ऑफिसर सुनेंगे, तुमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो मैं कंटिन्यू वहाँ फंक्शन में जाया करता था। तो उस दरमियान अपने एम्बेसडर साहब और वहाँ जितने ऑफिसर्स थे वो बड़े खुश थे मेरे से। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि सर, इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की, मुझे म्यूजिक स्कॉलरशिप दे दीजिए और मुझे बम्बई भेज दीजिए। अच्छा। मेरा एक ड्रीम है, एक मेरा सपना है। तो बोले कि बहुत मुश्किल है, वहाँ मत जाओ, आप कहीं और चले जाओ, क्योंकि हम लोग स्कॉलरशिप भी आपको देंगे ना तो 200-250 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा, और वहाँ लॉजिंग का भी प्रॉब्लम होगा आपको। पता नहीं भगवान ने क्या मेरे दिमाग में उस वक्त ऐलान किया होगा कि मैंने कहा कि सर, जो भी होगा, जो भी तकलीफें मुझे होगी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप दिला दीजिए और मैं मुंबई जाऊंगा। तो बोले ठीक है, और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। 78 के जुलाई और अगस्त में, बारिश के टाइम में मैं मुंबई आया था। मुंबई सपनों का शहर, हर दिन लाखों लोग कई सपने लिए आते हैं। तो उदित जी, इतना लंबा सफर आपने कैसे तय किया? मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, मुरलीधर जी, वो भी नेपाल से थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने भारतीय विद्या वन चौपाटी में जाके पंडित दिनकर कैकेनी जी से उन्होंने बात की कि एक लड़का है, बड़ा अच्छा है, मैं उसको जानता हूँ और वो आपसे सीखना चाहता है। और भारतीय विद्या वन में मैं क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो वहाँ शाम को मैं सीखता था और सुबह में मैं रियाज करता था जहाँ भी रहता था। जो दोपहर के मेरे टाइम होते थे तो कभी हम फिल्म सेंटर स्टूडियो चले गए, महबूब चले गए, लक्ष्मी प्यारी जी की रिकॉर्डिंग होते थे, फिर पंचम दा का रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में, फेमस में किसी का, ये सिलसिला चलता रहा। सबसे मतलब मिलना जुलना मैंने शुरुआत कर लिया था।
और सब मुझे प्यार करते थे, पता नहीं सब मुझे देखते थे तो उनको अच्छा लगता था। पर्सनालिटी वैसी है ना, आप मिलते भी इतने प्यार से हैं, एक स्माइल के साथ। भगवान की लीला है। सब बोलते थे अरे लड़का को बिठाओ, आपने पानी पिया, चाय पी, तो पूछते थे वो लोग, मतलब कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसे करते करते माहौल बनता गया, लोगों में मेरी पहचान बढ़ती गई कि ये लड़का अच्छा लगता है। राजेश रोशन साहब से भी मिलते रहे, तो राजू भाई जब मुझसे मिले, मैं जब उनसे मिला तो उनको एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव क्या बोलते हैं वाइब्रेशन मेरे तरफ से। बोले यार तुम क्या करते हो, अच्छे लड़के हो तुम, भला गाना सुनाओ। तो मैंने 2-4 गाने सुनाया उनको, मैथिली, नेपाली, हिंदी सब मिक्स करके सुनाया। बड़े इम्प्रेस हुए। 1-2 साल मिलना जुलना चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि बोले रफी साहब के साथ एक कैरेक्टर और चाहिए गाने का। 2-4 सिटिंग मेंबर्स होते हैं जैसे, तो उसमें से किसी ने कहा कि साहब वो उदित नारायण क्या कि एक लड़का आता है तो उसको ट्राई करेंगे क्या? तो बोले यार बड़ा अच्छा तूने नाम लिया यार, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उस जमाने में तो मोबाइल फोन तो भूल जाइए, मतलब ये फोन भी मिलना बड़ी बात थी। बहुत रेयर किसी के घर में फोन होता था। कहाँ रहता होगा, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, क्या है? बोले एक काम करते हैं, बोले छोड़ देते हैं उस पे कि उसका लक होगा तो शायद वो जरूर आएगा। कुछ पन्ने जिंदगी के। एक म्यूजिशियन जो उनके यहाँ बजाता था वो भारतीय विद्याभवन में जाके बैठ गया सुबह से। मैं मिल ही नहीं रहा था, मैं कहाँ पेंगेस्ट में रहता था, बोरीवली की काम। एक आदमी को उन्होंने मुंबई सेंट्रल पे रख दिया था कि स्टेशन पे उतरेगा तो उसको पकड़ना। एक आदमी फेमस ताड़देव के बाहर रखा हुआ था रोड पे कि देखते ही उसको पकड़ के लाना। जब नहीं आया तो बोले कि 1 घंटा और इंतजार कर लो, अगर नहीं आएगा तो फिर किसी सिंगर को बुला लेंगे, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसा था डायरेक्ट म्यूजिशियन के साथ टेक करने पड़ते थे ना। जी, वेट किया उन्होंने, फिर कहा कि नहीं मुश्किल है, ये आएगा नहीं। उतने में मैं मुंबई सेंट्रल में उतरा हूँ। अच्छा। और मैं आराम से आ रहा हूँ फेमस ताड़देव की तरफ। मेन रोड पे जो ही आया ना तो एक म्यूजिशियन बोले अरे यार तू बड़ा लकी है यार, राजू भाई तेरे को खोज रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं सुबह से, जल्दी चलो तुम्हारा रिहर्सल होगा, कल गाना होगा रफी साहब के साथ। मुझे सुन के ऐसा लगा कि सच है या ऐसे मजाक कर रहे हैं ये लोग। तो जब मैं गया था राजू भाई के पैर छुए खुशी से, बोले देखो रफी साहब के साथ तुम्हारा कल गाना है। तो मैं नर्वस हो गया सुन के, खुशी भी उतनी अंदर में थी। लेकिन और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी उम्र 23-24 साल की थी। अच्छा। जी 1980 की बात है। गाना सिखा रहे थे तो मेरे को गाना ट्यून मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा था, मैं नर्वस हो गया। हाँ। ब्लैंक हो गया मेरे दिमाग। फिर मैं रात भर सोया नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम करवट बदलता रहा, कब सुबह होगी क्या होगा पता नहीं। तो रात को मैंने ड्रीम बहुत अच्छा देखा। अच्छा। साक्षात शिव जी को देखा मैंने। तो मेरे मन में आया कि नहीं भगवान का आशीर्वाद है, शायद अच्छा ही होगा। मैं सवेरे गया, नहाया वहाया, फेमस ताड़देव गए तो 200 म्यूजिशियन बैठे अंदर में और मेरे पसीने आ रहे थे हाथ पैर में। उतने में बोले रफी साहब अभी आने वाले हैं। रफी साहब आए एकदम खूबसूरत गाड़ी पे, एकदम सफारी सूट पहने हुए, स्माइलिंग करते हुए। तो मैं उनके पैरों पे गिर गया पहले। तो मैंने रफ़ी साहब से कहा कि देखिए साहब, मुझे जितनी खुशी है, बचपन से मैंने आपको एडमायर किया है, भगवान की ऐसी लीला है, राजू भाई आपके साथ मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही माइक पे रफ़ी साहब को और मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने। ओहो। अब और मुसीबत थी, आमने सामने आप लोग दोनों। हाँ सामने, मतलब ये रफ़ी साहब हैं, ये मैं हूँ। हाँ। रफ़ी साहब कहे कि आप एकदम मूड में रहिए। बोले कि देखिए मैं भी आपके तरह ही आया था और मैं कोरस में गाया था, आप चिंता मत करो, आप मूड में गा दो। बड़ा प्यार से बात करते थे, कम जोर से। पहला ही टेक ओके हो गया। अच्छा। हाँ। राजेश रोशन जी कहे कि नहीं एक टेक और लेते हैं सेफ्टी के लिए। तो दूसरा टेक भी ओके हो गया। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफर। ये गाना था। उदित जी, आपका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा, 10 साल, और उन 10 सालों में आपने कई गाने गाए, तो ऐसे कुछ गाने आपको याद है? सुन जाने जा कहता है क्या ये बहार का समा,
बन जाओ हमारे, ले लो ये कुछ नजारे, सजना सजना सजना, ये गाने थे। फिर वो सब गाने हुए जो सोच के आया था कि गाने चांस तो मिल गए, गाने भी हुए, लेकिन फिल्म सब चली नहीं एक्चुअली। सुन ले मेरी लैला मेरा फसाना, तूने किया है मुझको दीवाना, शम्मा तू मैं परवाना, जाने जाना मेरी जाना, टाइटल सॉन्ग था। लेकिन पिक्चर वो भी खास नहीं गई। पॉकेट खर्चे तो मिलने लगे, पेइंग गेस्ट में रहता था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया कि चलो इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो सोच के हमने शुरुआत की थी वो एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो एक सपना होता है ना कि मुझे एक फिल्म मिले, ऐसी फिल्म मिले जिसमें मल्टीपल सिंगर्स एक फिल्म में गाते हैं, बिल्कुल उन दिनों तो एक ही सिंगर गाते थे, तो आपको वो एक मौका चाहिए था जी, जो आपको कयामत से कयामत तक में मिला। बिल्कुल सही है। तो 78 में मैं मुंबई आया था, तो 78 से 88 यानी 10 साल यहाँ पे भी मुझे लग गए। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलने के बाद भी मतलब ऐसा फील किया मैंने कि मेरे लिए मुश्किल है। म्यूजिक स्कॉलरशिप तो 3-4 साल ही मिले थे मुझे, उसके बाद ये सब जो काम मिलने लगे, जैसे जिंगल वगैरह गवाते थे तो उससे कुछ पैसे मुझे मिलने लगा, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया एक्चुअली कि चलो कम से कम स्ट्रगल कर सकते हैं, मुंबई में रह सकते हैं। लेकिन जब गाना गाने के बाद भी, मौका मिलने के बाद भी 10 साल निकल गए, तो फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुश्किल है मेरे लिए। मैं थोड़ा हिम्मत हारने लगा था कि सोचा कि अब गांव जाना ही अच्छा है, क्योंकि पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं तो मैं भी खेतीबाड़ी करूंगा। कॉलेज वॉलेज तो किया हूँ, लेकिन अपने बस की बात नहीं है कि गाना बजाना छोड़ के कुछ और काम हो, तो इससे अच्छा है खेतीबाड़ी करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे पास लैंड तो नहीं था। एक दिन मैं खार से ऐसे पैदल जा रहा था कहीं किसी से मिलने के लिए, तो रास्ते में मुझे अनजान साहब मिल गए, समीर साहब राइटर जो हैं उनके फादर। अनजान साहब सफारी व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहने हुए जा रहे थे वहाँ, तो बोले अरे उदित तू इधर कैसे घूम रहा है? मैं बोला साहब मैं जरा लोगों से मिलने जुलने आया हूँ। तो बोले ये सामने चित्रगुप्त साहब रहते हैं, तुम्हारे इलाके के हैं, कभी मिले नहीं? मैं बोला साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुझे वहाँ जाने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा है, मुझे मेरा पाँव हिल जाता है। बोले नहीं चलो मेरे साथ चलो। तो चित्रगुप्त साहब का आशीर्वाद लिया मैंने और मुझसे उन्होंने सारा बात पूछा। 1-2 भोजपुरी पिक्चर में उन्होंने मुझे गवाना शुरू किया, तो पॉकेट खर्चा भी अच्छा मिलता था। उस जमाने का 1000 रुपया मतलब आज के मुझे लगता 50,000 के बराबर है। तो उस जमाने में एक गाने के लिए आपको 1000 रुपया मिला, तो बहुत बड़ी बात है। अरे बड़ी बात। जिस दिन राजेश रोशन साहब का गाना मैंने गाया, पहला गाना, एकदम 1000 रुपया दिया उन्होंने लिफाफा में, तो मेरे तो रात को खुशी के मारे मैं सो नहीं रहा था, इतनी खुशी हुई। मैं बोला यार इतने पैसे तो मैंने देखे नहीं कभी। तो चित्रगुप्त साहब कहे कि देखो तुम्हारी आवाज अच्छी है और मेरे ये 2 लड़के हैं, आनंद मिलिंद, ये अभी कॉलेज कर रहा है, मेरा असिस्टेंट है इस वक्त, लेकिन कॉलेज में है ये लोग जिस दिन फिल्म करेगा तुम्हें जरूर गवाएगा। मैं बोला साहब थैंक यू। तो आनंद मिलन जी को कई फिल्में मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोगों को एस्टेब्लिश होना है पहले। तो रफी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी, नेचुरली ऑब्वियसली हाँ, तब वो कोई गवाएंगे ना। मैं तो बच्चा था, छोटा था। तो बोले कि जिस दिन मुझे कोई अप्रोच करेगा कि नहीं मुझे नई वॉइस चाहिए, तो उस दिन पहला नाम मैं तुम्हारा लूंगा। उससे पहले देखिए सब संजोग है, एक स्क्रीन प्ले बनाता है ईश्वर। एक वीडियो फिल्म का रिकॉर्डिंग होना था और नासिर हुसैन साहब का लड़का मंसूर खान साहब, वो आनंद मिलन जी के यहाँ सिटिंग करने आए थे। तो आनंद मिलन जी से कहा कि मुझे नई वॉइस चाहिए कोई। 2 गाने थे उस वीडियो फिल्म में। उस वीडियो फिल्म का नाम था अंबर 2। हाँ, तो आनंद मिलन बोले एक लड़का कई साल से आता है यहाँ, पिताजी के भी गाने गाए हैं, और मैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं उसको बुला लेता हूँ। तो बोले बुला लो। तो आनंद मिलन जी मुझे बुलाए, बोले कि 2 गाना है, तो रेडियो जैम स्टूडियो है वहाँ पे उन्होंने बुलाया और गाने पहले घर में रिहर्सल करवा दिए।
तो वो 2 गाने मैंने वहाँ गाए। गाने के बाद शायद मंसूर खान साहब ने उस कैसेट को नासिर साहब को सुनाया। शायद नासिर साहब और उनकी पूरी फैमिली ने सुनी वो आवाज। उसके बाद कहा कि यार ये आवाज अच्छा है। आमिर उनका भतीजा है ने बोला आमिर खान को जब लॉन्च करेंगे तो ये आवाज कैसा रहेगा। आपस में बात किया उन्होंने। कुछ दिन निकल गए तो मैं पाली हिल से वॉक करता हुआ चला जा रहा था कि किससे मिले आज। तो सामने मंसूर साहब के बंगले देखा मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था नासिर हुसैन। बेल दबाया तो एक सिक्योरिटी गार्ड निकले वहां से, तो बोले कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। मैं बोला मंसूर साहब हैं, तो बोले हैं। बोले उनको बोलिए उदित नारायण मेरे से उन्होंने गाने भी गवाए हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो ही वो मैसेज गया अंदर में, मंसूर भाई बोलते अरे बुलाओ उसको, जल्दी बुला। उनको ये लगा कि कहीं ये वापस न चला जाए। सलाम वलाम किया मैंने। मैं बोला मंसूर भाई बड़ा अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छा खूबसूरत गाना गवाया मुझे आपकी वीडियो फिल्म में। मैं हमेशा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोले नहीं तुमने अच्छा गाया है और अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए। हम लोग फिल्म लॉन्च करने वाले हैं और मेरा कजन ब्रदर हीरो होगा आमिर, और तू कहीं जाना मत। गाँव चला गया तो फिर मैं कहाँ खोजूंगा तेरे को। तो मैं बोला साहब मैं नहीं जाऊंगा फिर। और उस वक्त तक सच पूछिए तो मैं अपने मन में ये सोच लिया था कि अब मुझे वापस जाना है। 10 साल हो गए थे ना। तो बोले नहीं तुम गलती मत करना दोबारा, अभी जाना ही मत कहीं, तुमको कोई तकलीफ है तो बताओ। तो मैं बोला नहीं सब ठीक है सर। फिल्म लॉन्च हुई, राज कपूर साहब क्लैप देने आए थे। बैंड्रा में सिरॉक होटल में लॉन्चिंग पार्टी हुई। पिक्चर का टाइटल कुछ और था उस वक्त, नफरत की बारिश या क्या कुछ टाइटल था। हाँ, तो बड़े भीड़ थे एकदम, सब लोग आए थे। क्या माहौल था, कभी देखा नहीं था वो सब माहौल। आमिर खान आए, जूही चावला थी हीरोइन। जूही चावला की फिल्म सल्तनत एक पिक्चर आई थी उससे पहले, तो पिक्चर इतनी नहीं चली थी। तो आपस में सब लोग बात कर रहे थे कि आमिर खान हीरो है, उनका भतीजा है, बड़ा छोटा कद वाला है, सल्तनत में हीरोइन चली भी नहीं है। तो बोले नासिर साहब की कुछ फिल्में 1-2 चली भी नहीं। मतलब ऐसे आपस में वो लोग बात कर रहे थे और मुझे कोई पहचानता नहीं था क्योंकि मेरा कुछ नाम वाम तो हुआ नहीं था इतना कुछ। तो मैं ये सुन के और भी नर्वस हो गया। मैं बोला कि यार पता नहीं, ये भी जरा गड़बड़ी लगता है मुझे। फिर भी मैंने कहा कि चलो एक पिक्चर में गाने का मौका तो मिल जाए। पूरे पिक्चर में सब हुआ। उसके बाद पहले गाने की सिटिंग हुई। गजब का है दिन, सोचो जरा, पूरे गाने हीरोइन पे था वो गाना। सेकंड अंतरे में मेरा एक पार्ट आता है, क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है, फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ, हो गजब का है दिन। गाना हुआ रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास गाना हो गया। नेक्स्ट वीक में दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। दोनों गाना रिकॉर्ड हुआ, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग थी। फिर तीसरे गाने की रिकॉर्डिंग हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह 9 बजे मैं पहुंचा था स्टूडियो में और रात के 4 बजे मैं माइक पे गया हूँ। यानी सुबह हो गया, सिटिंग चलती रही, ये म्यूजिक पार्ट आ रहा है, मंसूर साहब बोल रहे हैं कि यार जरा इसको ऐसा चेंज करो, जरा ये करो वो करो, करते करते आप सोचिए सुबह के 4 बज गए। और सुबह के 4 बजे जब आप माइक पे जाए, आपकी आवाज तो वैसे ही सुबह से बैठे हुए, आप सोचिए कि कितने घंटे हो गए, 19 घंटे। आफ्टर 19 आवर्स आप आदमी में क्या शक्ति रहेगा कि वो गा पाएगा। थक के चूर हो गया था, लेकिन मन में ये ठान लिया था कि बेटा अगर ये चुक गए ना
वो सब कुछ चुक जाओगे लाइफ में। आप यकीन नहीं करेंगे क्या ऊपर वाले की लीला थी। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। वाहवाही हो गई उस वक्त। बोले कि पिक्चर में सिर्फ 4 गाने हैं, जिसमें 3 गाने तो आपके डुएट्स हो गए। अब लास्ट गाना होगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और उसके एक सैड वर्जन होंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ आमिर साहब का। उनके जब वो डायलॉग बोलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत, वो बोलते भी बहुत प्यारे ना, कि दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाले जिंदगी के लिए आप सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। लेकिन आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। कयामत से कयामत तक के गाने हिट हुए, फिर भी उदित जी के मन में एक गहरा डर था। कुछ पन्ने जिंदगी के। किसी ने कहा कि यार कयामत से कयामत तक का कैसेट रिलीज हुआ है। उस वक्त पहले कैसेट रिलीज होता था, कैसे भी शहर में जाके ढूंढ के निकाला कैसेट, और जब सुना ना मेरे मन में कहा कि भगवान लाख लाख शुक्रिया आपका। मतलब खुशी के मारे पागल हो गया। आप सोचिए, हमारे पास वो कैसेट हुआ करता था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जी, मैंने उस टाइम बोर्ड्स दिया था। अच्छा। और पिक्चर रिलीज हुई थी जी, और मेरे रिजल्ट मैं लेने नहीं गई थी, क्योंकि मैं घर पे बैठ के वीडियो पे वो मूवी कम से कम मैं 4 या 5 बार देखती थी दिन में। हाय हाय हाय। और वो गाने सारे रटे हुए थे और नॉन स्टॉप रिपीट मोड पे वो गाने चलते थे। हाय हाय। उसका एक ऑरा ही अलग था, अलग ही नशा था वो। चश्मा लगाए हुए आमिर खान साहब का पोस्टर रख दिया था नासिर साहब ने। लोग कॉलेज के लड़के लड़कियां बोलते थे यार क्या पोस्टर लगाया है। अच्छा, भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआएं की वजह से गाने सुपर डुपर हिट हो गए। आज तक ऐसा लगता है कि ये कल ही रिकॉर्ड हुआ है, मतलब एकदम इतना फ्रेश लगता है। सिबाका की बिना का गीत माला पे नंबर 1 हुआ था। वो चैंपियन मैंने कभी देखा नहीं था, चैंपियन तोड़ी। बोले यार इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अब देखिए म्यूजिक तो सुपर डुपर हिट हो गए। फिल्म रिलीज हुई, अभी तक मुझे याद है 29 अप्रैल 88। फिल्म फर्स्ट वीक में फ्लॉप हो गई। अब तो मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहो, अब तो कोई चांस नहीं है। अभी ये क्या ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, क्या कृपा हुआ उनका। सेकंड वीक के एंड से जो पिक्चर पकड़ी है ना, मैंने जिंदगी में ये आलम कम देखा होगा कि लोग डायलॉग पे क्लैपिंग मारे जा रहे हैं। आमिर खान जब गिटार लेके जब पापा कहते स्टार्ट होता था तो क्या आलम होती थी पिक्चर, मतलब सिनेमा हॉल के अंदर। यू कांट बिलीव, मतलब इमेजिनेशन के बाहर था मामला, तूफान मच गया मतलब। उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस वी नेवर लुक बैक। उदित जी, आप हमेशा से अपने स्माइलिंग फेस के लिए जाने जाते हैं, पर पहली बार आपको हमने गुस्से में देखा जब मीडिया ने आपके फर्स्ट वाइफ रंजना जी के बारे में लिखा और खूब सारे सवाल शुरू हो गए थे। उस वक्त आदित्य बहुत कम उम्र के थे, तो एज अ फादर आपने कैसे संभाला पूरी सिचुएशन को? होते हैं कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव भी आता है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान छोटी सी मिस्टेक किया होता है लेकिन वो बड़ा बमंडर हो जाता है, तो लाइमलाइट में होने की वजह से उस चीज़ को शायद वो चीज़ बढ़ गया और चलता रहा। लेकिन ठीक ठाक था तो भगवान ने संभाल भी ली। और हमने फिर बाद में ये रियलाइज़ किया कि ये इसलिए हुआ कि ऊपर वाले ने कहा कि देख उदित नारायण, सब तेरा ही अच्छा होगा तो तू तो आदमी को गिनेगा नहीं कभी, ऐसा भी टाइम आ सकता है, तो तेरी बैंड में बजा के रखूंगा ताकि तू हमेशा फूक फूक के कदम चलेगा। तो अच्छा है, ये बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये जिंदगी है। देखिए क्या है, मैं सोचता हूं कि इंसान हाँ अपने तरफ से किसी का हर्ट ना हो,
किसी की बददुआएं न लगे, कोई ऐसा काम न कर बैठूं कि जिंदगी भर अंदर में तकलीफ हो कि यार ये मैंने मिस्टेक की। ठीक है, छोटा मोटा मिस्टेक होता है, इंसान है, लेकिन अपने मिस्टेक को सुधारना, अपनी गलतियों को के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। उदित जी, आपके दिल में जो रहती है दीपा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, वो भी बहुत अच्छा गाती है, और सालों से आप लोग दोनों की एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कमाल की रही है जी। और आप थोड़ा बहुत उनसे डरते भी हैं। देखिए, वाइफ से जो नहीं डरेगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही जगह है जहां डरना चाहिए। जिस वक्त आप घोड़े को लगाम अगर नहीं मिला तो वो घोड़ा तो कहीं भी भागता रहेगा ना। और जब स्पेशली आपके इतने फीमेल फैंस हो तो दीपा जी का होना जरूरी है। जी 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 जी, बस प्यार है आप लोगों का। दीपा जी बहुत स्ट्रांग लेडी हैं और बहुत साथ दिया उन्होंने। जब मैं स्ट्रगल में था तभी से मेरी उनसे दोस्ती हुई, और वो एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। उनके फादर बहुत बड़े डीआईजी थे शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अच्छा। हाँ, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली की है और बहुत समझदार है, और खुद गाती हैं, खुद उनको लगता है कि यार ये लड़का अच्छा है, सीधा साधा है, हमें इसको गाइड करना चाहिए। तो एक ऊपर वाला कहीं से भेज दिया तो गाइड कर रही है अच्छे रास्ते। पद्मश्री के लिए आपका नाम अनाउंस हुआ था जी, तो आई एम श्योर जैसे हमको बहुत खुशी हुई थी, आपके चाहने वालों को, आपके परिवार वालों को, पर फिर एक झटके से ये अनाउंस हो गया कि उदित नारायण इज नॉट एन इंडियन नेशनल। तो आपने कभी कंटेस्ट क्यों नहीं किया इसके लिए? भले ही गवर्नमेंट कहे कि आप इंडियन नेशनल है नहीं, पर आपने इतना बड़ा योगदान दिया है हमारे इंडस्ट्री को। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो कैसे कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं, हमारे नेपाल से भी संबंध हैं, हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर वहाँ पैदा हुए हैं और मिथिला में पैदा हुए हैं। तो मिथिला जो है वो पहले भी कहा मैंने कि नेपाल और बिहार के बॉर्डरों में है, इंडो नेपाल में। लेकिन मैं तो उस जगह में पैदा हुआ हूँ जहाँ अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक छोटा सा गांव है बिहार में, वो मामा का घर है, ननिहाल है मेरा। अभी देखिए, अभी तक मेरा लीगल वेबसाइट नहीं है। अब हजारों वेबसाइट इलीगल मेरे नाम के बने हुए हैं, जिसको जो मन होता है वो लिखे जा रहा है। अब इस सब में हम उलझे रहेंगे तो बाकी काम क्या होगा हमारा। हम सोचते हैं कि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास सब कुछ है, हम जहाँ पैदा हुए हैं वो है, हम क्यों झूठ बोले। इतना आदमी गद्दार तो नहीं होगा जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ उसको झूठ बोलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, संबंध मेरे दोनों जगह से रहे हैं। ये कह सकते हैं कि पैतृक नेपाल के मिथिला में है और मेरा जन्म स्थान ननिहाल बिहार में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिस्ट हैज नो बाउंड्रीज, नो रिलीजन। कलाकार का काम है कि आप अच्छा काम करो। आई हैव बीन सिंगिंग 34 to 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी जब मैं बायोडाटा में लिखता हूँ तो भारत सरकार भी पढ़ते होंगे कि यार ये 35 भाषा में हिंदुस्तान के इसमें गा रहा है, फॉरेन की भाषाओं में भी गाया होगा। तो कंट्रीब्यूशन तो थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम कर पाऊँ। जैसे बंगाल में आज 15 साल से मेरे नाम से क्लब चल रहा है, उदित नारायण फैंस क्लब। तो उसमें ब्लड डोनेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 15 साल से काम कर रहा हूँ। धुलिया महाराष्ट्र में एक मेरे शिष्य हैं जो 15 साल से उदित टाइम्स न्यूज निकालता है। अच्छा। हाँ, उदित टाइम्स। टाइम पे वो ब्लड डोनेशन करना, सबको हेल्प करना। तो अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी बातें हों। हम सबकी ये दिली तमन्ना है कि ऐसे जो पुरस्कार होते हैं ये आप जैसे आर्टिस्ट को तो पहले मिलना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा कलाकार समझता हूँ अपने आप को। अभी लता जी पैदा हुई इंदौर में, मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र की। अभी अपने जगजीत सिंह जी पंजाबी हैं, पैदा हुए राजस्थान में। अब वो श्रेया घोषाल देखिए, है तो बंगाल की, पैदा हुई है वहाँ राजस्थान में। वो अपने तो कलाकार की जिंदगी में ये सब ठीक है। कलाकार का मतलब है कि बीइंग ए आर्टिस्ट, आप एंटरटेन करो, आप लोगों के दिल में बैठो, सब मिलेगा आपको। भारत सरकार भी सब समझते हैं, ऐसा थोड़ी है, सब खबर रहता है उनको। उदित नारायण इंडस्ट्री के टॉप सिंगर थे,
पर एक वक्त आया जब उन्हें टक्कर देने के लिए कई नई आवाजें आई। कुछ पन्ने जिंदगी के। तो उदित जी, कैसा लगता है जब आजकल के नए सिंगर्स आपके टक्कर में खड़े हैं? इनसिक्योरिटी होती है आपको? देखिए, म्यूजिक ऐसा नहीं कि कोई कम है। आज जितने भी सिंगर्स हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन सबको जब सुनता हूं मैं, तो मैं सोचता हूं कि यार क्या इतना कम टाइम में कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। उसमें से पहला नाम तो सोनू निगम ही आता है। आज भी कई गाने मैंने सुने, जैसे वो अरिजीत सिंह, हाँ। आशिकी 2 बड़ा अच्छा लगा। फिर आदित्य का गाना अच्छा लगा, रामलीला में राम जी की चाल देखो। कौन गाया पता नहीं, किसने गाए हैं वो, मुझे उनकी आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बड़ा अच्छा गाया है। मिले इस तरह मिले बात खुदा, ऐसा कुछ है। आजकल जो गाने सुने हैं ना, उसमें से वो भी मुझे पसंद आया वो गाना। जिस तरह से उन्होंने गाया है ना, तो मुझे पता नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे खींचता है वो गाना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज कोई कम है ऐसा नहीं, सब कमाल काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। उदित जी, अब एक नया दौर शुरू हुआ है जब टेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत नॉन सिंगर्स भी सिंगर बन गए, और आप जैसे कई अच्छे गायक आजकल कम गाते हैं, तो बुरा लगता है आपको? कलाकार भी थोड़े सेल्फिश तो होता है। मैं भी थोड़ा सेल्फिश हूँ। अच्छा काम कौन नहीं चाहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इतना तो कर लिया, अभी क्या है। तो संगीत का तो कोई एंड है नहीं, जब तक आवाज है हाँ, तब तक तो। म्यूजिक ही एक ऐसी चीज है जिसको हम, जो जितने भी क्रिएटिव वर्क्स हैं वो कभी खत्म नहीं होता है, और जो रियल आर्टिस्ट होगा ना, वो हमेशा प्यासा रहेगा। इसलिए मैं भी जब गाना सुनता हूँ, जैसे राज 3 के थे, या प्रीतम जी के कोई गाने हैं, वो क्या बदतमीज दिल, ये गाने सब, ये सब गाने बहुत अच्छे हैं। सिचुएशन के हिसाब से कितना अच्छा लगता है। जब सुनता हूँ इस तरह के गाने, तो लगता है कि हमें भी मिलना चाहिए इस तरह के गाने। और मैं इतने साल से गा रहा हूँ, आज भी राधा तेरी चुनरी गवाए मुझे विशाल शेखर जी ने। मुझे खुशी होती है उनकी बातों को सुन के कि अभी भी आवाज में तुम्हारी फ्रेश लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर काम मिल जाए ना मुझे, अच्छा काम, तो उसके सामने मुझे लगता है बाकी सब सेकेंडरी है। हमारा बचपन, हमारी जवानी हमने स्ट्रगल में ख़त्म कर दिया, ये सच्चाई है। और जब भगवान ने अच्छे टाइम दिखाए और भी अच्छा काम करने में जुटे रहे, अभी तक लगे हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि यार रफ़ी साहब जैसे गा सकता। उनका काम, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उनका काम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार उस जमाने में ऐसा काम इन्होंने किया, हम लोग तो यार कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक। आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी ऐसे आ चुकी है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अलग तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मैं सोचता हूँ कि आज तो और भी अच्छा है। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं खूबसूरती से, लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि सब उसी पे अगर हम ध्यान दे देंगे कि नहीं टेक्निकली हम लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कर लेंगे, तो क्या जो सच्चाई होती है ना, वो थोड़े मार खाता जो है। आपके गाने में एक स्माइल आती है, जी जी जी, वो स्माइल। कई सिंगर्स हैं, जैसे हमारे सोनू भाई हैं, कितना स्ट्रगल किया मैं जानता हूँ ना। दिल्ली से कई बार स्टेज में देखा, इतना छोटा सा लड़का, मैं सोचा भी नहीं था कितना स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। आम जनता को उनको लगता है कि बहुत आसानी से ये कामयाबी मिलती है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। आज इस साल का आखिरी शो 92.7 बिग एफएम पर उदित नारायण जी के साथ यहीं तक। तो उदित जी, यहीं पर मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, पर आपसे मुलाकात अगले हफ्ते नए साल में 2014 में एक नए अंदाज में होगी। उदित जी की जिंदगी के पन्नों से जुड़े कुछ और किस्से और कुछ खास आर्टिस्ट जिनकी जिंदगी के पन्नों से हम जुड़े थे इस पूरे दिसंबर के महीने, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और अनु मलिक, उन सब के साथ पहली बार रेडियो पर, और वो भी सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, 4 महारथी म्यूजिशियंस के रूबरू मैं पेश करूंगी कुछ पन्ने जिंदगी के। और मेरी यही शुभकामना है कि आपकी जिंदगी के हर पन्ने में शामिल हो ठीक
ढेर सारा प्यार और अपनों का साथ मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ ओनली ऑन 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के